नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल की शुरुआत कर दी गई है। आखिर ये शुरू किसने किया और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और कहां पर बनाया गया है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट ने विशाखापट्टनम में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल चालू कर दिया है, जो कि 25 मेगावाट के प्लांट का ही हिस्सा है। इन्होंने 10 मेगावाट का ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो स्टार्ट कर ही दिया है, जो कि 25 मेगावाट के प्लांट का एक पार्ट है। इस 25 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसी का ये पार्ट है और वो भी इन फ्यूचर अभी हाल ही में उसको भी शुरू कर लिया जाएगा। एनटीपीसी की प्रेस रिलीज के अनुसार यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग इंस्टॉलेशन है और इसकी यूनिक एंकरिंग और मोरिंग टेक्निक्स के कारण इसे इंजीनियरिंग चमत्कार भी कहा जा रहा है। इंजीनियरिंग चमत्कार, तो आप समझ सकते हैं ये कितना खास है और इसको कितने बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। यह प्रोजेक्ट भेल को ईपीसी बेसिस पर, ईपीसी बेसिस मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर और कौन सी कंपनी दे रही है, इन तीनों के बीच में साइन होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये 2019 में भेल को दिया गया था और इसकी जो लागत थी 110 करोड़ और 15 महीने का जो इसको काम खत्म करने की अवधि दी गई थी। तो ये साइन हुआ था। बेसिकली ये होता ये है कि जो भी आपको टास्क इसके अंदर दिया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना होगा और जितनी लागत है उसके अंदर ही, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये इस डॉक्यूमेंट की खास बात है। ईपीसी और दिवाकर कौशिक हॉट एनटीपीसी सिमहाद्री ने बाकी 15 मेगावाट पर काम पूरे जोरों शोरों पर है और उसको जल्द ही कंप्लीट करने की भी उम्मीद जताई है और वो भी इस साल के अगस्त के एंड तक 15 मेगावाट को भी चालू कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, 10 तो हमने अभी चालू ही कर दिया है और 15 और चालू हो जाएगा, 15 मेगावाट, और जिससे हमारी टोटल कैपेसिटी सोलर में कितनी हो जाएगी, 25 मेगावाट हो जाएगी। और जिससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन में से एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ होता है। और अगर हम कोल, न्यूक्लियर पावर और अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अधिकांश बिजली प्रदान हमको करते हैं, और अगर हम इनकी जगह सिर्फ सोलर का ही यूज़ करेंगे तो फिर उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी नहीं होगा और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर यूज़ कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, इससे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता जा रहा है। जिससे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब किसी भी देश या फिर विश्व को क्लाइमेट चेंज से अगर निपटना है तो उसके पास क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। और इसी कदम में, इसी लक्ष्य को देखते हुए, क्लीन एनर्जी को देखते हुए ही फ्लोटिंग सोलर प्लांट पूरे देश में इको फ्रेंडली और इफेक्टिव मैनर से क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देगा। और हम इसको फ्लोटिंग सोलर पैनल्स को पूरे देश में ही एस्टैब्लिश करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तेलंगाना के रामागुंडम में अब तक का एक और 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और इस साल चालू होने की भी संभावना है। तेलंगाना में भी चालू हो रहा है और अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के वाइजैक, विशाखापट्टनम में भी स्टार्ट हो गया है। और एनटीपीसी की केरला में कायाकुलम, मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मतलब बेसिकली स्टार्ट ये वहाँ से हुआ है, मगर पूरे कंट्री में ही ये एस्टैब्लिश होगा धीरे धीरे। और एनटीपीसी केरला के कायाकुलम में 92 मेगावाट की फ्लोटिंग यूनिट भी लगाने की प्लान है। मतलब वो वहाँ पर लगाने वाले हैं 92 मेगावाट की यूनिट केरला में।
और फ्लोटिंग सोलर क्या होते हैं? फ्लोटिंग सोलर को फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक्स एफपीवी या फिर फ्लोट वोल्टाइक्स के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज में एक नए अल्टरनेटिव्स का काफी बार उपयोग किया गया है। जो कि फ्लोटिंग सोलर है और सोलर एरे, जो कि सोलर एरे एक वाटर बॉडी या फिर रिजर्वायर के ऊपर तैरती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अपने आसपास देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको सोलर पैनल मिल ही जाएगा। और ये जैसे कोई तालाब है, तालाब के ऊपर पानी है, वहां पर कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू, एरे के थ्रू उसको जो सोलर पैनल होते हैं उसको पानी के ऊपर रखा जाता है, और जिससे क्या होती है, जो हीट आती है सूरज की, वो हमारा सोलर पैनल एब्जॉर्ब करता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और वो जो सूरज की एनर्जी है पानी तक नहीं जाती है, जिससे कि वाटर का वेपोरेशन भी, वाष्पीकरण भी कम होता है। ये भी बहुत बढ़िया है। और जिससे सौर पैनलों को एक बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ जोड़ना चाहिए, मतलब सबको एक के साथ दूसरे को अटैच कर दिया जाता है, मतलब सब एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। और आमतौर पर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन तालाबों में होता है, तालाबों में होता है जहां पर हम पानी स्टोर करके रखते हैं, या फिर बड़े बड़े झीलों में होता है। इन सारी जगहों पर इसका हम इंस्टॉलेशन करते हैं। और रिजर्वायर में भी स्थित होने की सबसे अधिक संभावना हो जाती है, जो कि हम पानी रिजर्व करके रखते हैं वहां पर भी। और फ्लोटिंग सोलर्स के फायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होने वाला है? मूल्यवान भूमि स्थान संरक्षित होता है, क्योंकि हम सोलर लगाने के लिए बहुत बड़ा हमको एरिया चाहिए रहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा, एमपी का बहुत बड़ा सोलर पैनल स्टैब्लिश किया गया है, जिसके लिए मतलब बहुत सारी जगह उन्होंने एक्यूपाई की है। मगर वो पत्थर पहाड़ों वाली जगह थी, उतना यूज नहीं था, तो वहां पर चल गया, ठीक है। मगर हम जहां पर उपजाऊ जमीन है वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते। तो उस नजरिए से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जगह भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो धरती है वो एक लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड एरिया है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लोटिंग सोलर पैनल के बिगेस्ट एडवांटेजेस में से एक है कि वे वैल्यूएबल लैंड स्पेस नहीं लेते हैं, और इनमें से कई फैसिलिटीज वाटर बॉडीज पर कम उपयोग वाले क्षेत्रों पर भी स्थापित की जा सकती है, जहां पर कम पानी है वहां पर भी। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर भी हम इसको लगा सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉइंट्स पे भी लगा सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर में भी हम इसको लगा सकते हैं। और सेकंड बेनिफिट क्या होगा, हायर सौर पैनल परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इसकी जो पैनल है उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया ही होगी, क्योंकि पानी है और वहां पर धरती नहीं है, तो वहां पर जो सूरज की एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा आती है। सौर पैनल हाई टेम्परेचर को सहन करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, हाई टेम्परेचर को सहन करने के लिए, क्योंकि बेसिकली उनका काम ही ये है कि हीट, जो भी सूरज से एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना। ओके, हालांकि यह संयंत्र अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स हाई टेम्परेचर से, मतलब अगर बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ का हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये टूट भी सकता है, और जिससे प्लांट्स का प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने पर सौर पैनलों की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जाहिर है कि थोड़ा इफेक्टिव कम हो जाएंगे। मगर जो वाटर बॉडीज में जो तैरते हुए सोलर एरे की मेजबानी करते हैं, वो सोलर इक्विपमेंट्स को ठंडा करने में सहायता करते हैं। उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं जिससे ये उसको ठंडा करता रहे, सोलर पैनल को, सोलर एरे को, और जिससे क्या हो, हॉट क्लाइमेट्स में भी हायर एफिशिएंसी पर बिजली का उत्पादन किया जा सके। हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अवेयर हो चुके हैं, जिस कारण हमने उसको इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है कि सिर्फ उससे हम बेनिफिट ही ले सकें, उससे कोई भी नुकसान ना हो, और इससे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चाइना ने तो रोड पर भी सोलर पैनल इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। रोड पर तो और ज़्यादा हीट आती है, तो इससे और ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन इन फ्यूचर ऐसे भी हम देखेंगे। और इन्वायरमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉन्ड्स, रिजर्वायर और लेक्स
तालाबों को तैरते हुए सौर पैनल स्ट्रक्चर द्वारा शेड किया जाता है, मतलब भर दिया जाता है, जो कि इवेपोरेशन को कम करते, वाष्पीकरण को कम करते हैं, जो कि पानी वाष्प कम बनेगा। और यह विशेष रूप से जो सूखे स्थान है वहां के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां पर पानी तो एक लिमिटेड ही होता है। अगर वहां पर वाष्पीकरण के कारण जो इवेपोरेशन होता है वहां पर पानी भाप बन के अगर उड़ जाएगा तो उनके लिए यूज के लिए ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ पर ये इवेपोरेशन के कारण पानी की कमी समय के साथ बढ़ सकती है और कमी हो सकती है। और तैरते हुए सौर पैनल उसके लिए क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं, जो कि मीठे पानी के निकायों में एल्गी के उत्पादन को रोकने में भी मदद करता है। मतलब ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी हम इसको कह सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहने वाला है, क्योंकि बिजली को जब हम दूसरे तरीकों से हम उसको उत्पादित करते हैं, बनाते हैं, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। मगर अगर हम सौर से बिजली बनाएंगे तो फिर उसकी कॉस्ट भी बहुत कम आने वाली है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने ले लिया है, और बहुत जल्दी ही ये पूरे इंडिया में हम इसको फ्लोटिंग सौर पैनल को स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो इसी नेट पर लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, और रेगुलर अपडेट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। तो थैंक्स।